हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं आपका अपना बैड एसेन एक नए और धमाकेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन लॉग ऑफ माय फियांसे हु कॉल्स हरसेल्फ अ विलेनेस। ये एक फैंटेसी डॉम कॉम एनिमे है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीन शुरू होता है एक लड़के से जिसे उसके टीचर मैथ पढ़ा रहे होते हैं, पर बीच में वो लड़का अपने टीचर को एक फॉर्मूला दिखाता है, जिसे देखकर टीचर उसका नाम लेते हुए कहते हैं प्रिंस साइल, ऐसी कोई भी थ्योरम एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सुनकर प्रिंस कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मैंने ये नई थ्योरम अभी बनाई है। ये देख के टीचर भी बहुत हैरान होते हैं कि प्रिंस इसाइल ने इतनी छोटी उम्र में ही एक थ्योरम बना दी। इसके बारे में सोसाइटी को बताने के लिए टीचर वहां से निकल जाते हैं। प्रिंस कहता है अरे ये तो चले गए, खैर अच्छा ही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंस इसाइल एक तरह के जीनियस है, वो अभी से जो कुछ भी सुनते हैं उन्हें वो याद हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें प्रिंस इसाइल के सामने एक लड़की देखने को मिलती है। वो कहती है मैं एक विलेनेस हूँ और मेरा रोल है कि मैं आगे जाके और हाइनेस और हीरोइन को एक दूसरे से दूर करूंगी, और ये सब देख के आप भी शौक में पड़ जाओगे। ये सुन के इसाइल सोचता है मैं जानता हूँ इसकी बातों का कोई तुक नहीं बनता। प्रिंस इसाइल हमें बताते हुए कहता है मैं हूँ सिसाइल ग्लो एल्फास्ता और मैं एल्फास्ता किंगडम का क्राउन प्रिंस हूँ। आज पहला दिन है जब मैं अपनी फियांसे बेर्शिया विल नोचेस जो कि डॉटर ऑफ मार्कस है उससे मिल रहा हूँ। देख के तो ऐसा लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, जिससे इसकी बात समझ नहीं आई। सिसाइल उसे साथ में चाय पीने को कहता है, जिस पर बेर्शिया हाँ करती है। और जब सीन चेंज होता है तो सिसाइल बेर्शिया को जीनो से मिलवाता है जो कि उसका पर्सनल बटलर होता है। ये सुनकर बेर्शिया उसे घूरने लगती है। सिसाइल उससे पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। बेर्शिया बोलती है तुम अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही शांत नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रिइंकार्नेट हुए हो। सिसाइल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिखाया गया है कि रॉयल्स को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, ये तो नेचुरल है ना। तभी प्रिंस के पीछे खड़ा जीनो अपने मन में सोचता है नहीं ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनके सामने कोई और फिलोसॉफिकल मैथमेटिशियन होता तो वो भी इस 10 साल के बच्चे को झेल नहीं पाता। सिसाइल सोचता है अपने मन में इतना तेज मत बोलो जीनो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। तभी सिसाइल बेर्शिया से बोलता है हाँ तो बताओ तुम क्या बोल रही थी। बेर्शिया कहती है ये जान के तुम जरूर शॉक होगे, लेकिन मुझे मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरी याद है। जिसमें मैं जहाँ पैदा हुई थी उस जगह का नाम जापान था, और वहाँ कई स्टोरीज मूवीज और पिक्चर्स थी जिसे मैं कहीं भी चलते फिरते देख सकती थी। और वहाँ मुझे एक गेम बहुत पसंद था, और जब मुझे अपनी यादें वापस मिली तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी गेम के अंदर आ चुकी हूँ। इसलिए मुझे सब कुछ पता है, यहाँ तक कि मुझे फ्यूचर भी पता है, जिसमें आगे जाके तुम्हें एक मेडन परिवार की लड़की से प्यार हो जाता है। और तभी मैं जो कि एक विलेनस हूँ तुम दोनों के बीच में दरार डाल देती हूँ, जिससे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में तुम हमारी एंगेजमेंट तोड़ देते हो। इन शॉर्ट अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम दोनों खुशी से रह पाओगे, और भले ही मुझे इसमें हारना पड़े मैं उस हार को भी खूबसूरती से एक्सेप्ट करूंगी और एक फ्लावर ऑफ इविल बनूंगी। इतना सुनने के बाद सिसाइल सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है मुझे इससे पहले आज तक कभी भी किसी की बात को समझने में इतनी दिक्कत नहीं हुई, या शायद इसकी इमेजिनेशन पावर ही बहुत ज्यादा है। खैर मुझे फ्यूचर बताने वाली बात से कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट में कहे तो शायद बेर्शिया अपने इमेजिनेशन वाली एक इंसान बनना चाहती है, लेकिन जब तक इसमें एक रानी बनने लायक दिमाग है तब तक मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिसाइल बेर्शिया से उस फ्लावर ऑफ इविल के बारे में पूछता है। बेर्शिया कहती है वो जो स्ट्रॉन्ग नोबल और ब्यूटीफुल हो, चाहे उसका रास्ता बर्बादी की तरफ ही क्यों ना जा रहा हो, वो बिना झिझक उस पर चलती रहे। मैं ऐसी ही लेडी बनने के बारे में बात कर रही हूँ। ये सुनकर प्रिंस उसकी स्ट्रॉन्ग और नोबलनेस पर्सनैलिटी को देखने लगता है, और ये देख के बेर्शिया शर्मा जाती है। वो कहती है नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो। बेर्शिया हमेशा से एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसके पास ज्यादा चांसेस नहीं थे, इसलिए कैरेक्टर के तौर पर उसकी प्रेजेंस काफी क्वेश्चनेबल थी। ये सुनकर सिसाइल बोलता है ये तो काफी सैड लगता है, क्या ये ठीक है। बेर्शिया कहती है नहीं ये ठीक नहीं है, और मैंने जो कुछ भी कहा वो सब गेम वाली बेर्शिया के बारे में था। वो अपनी पिछली जिंदगी में बस छुपकर और शांत रहती थी, लेकिन तुम उसका सहारा थे, इसलिए मैं एक ऑनेस्ट और परफेक्ट ऑफ इविल बनूंगी और खुद को इम्प्रूव करूंगी। और इतना बोलते हुए वहां से भाग जाती है। ये देख के प्रिंस सिसाइल को भी कुछ समझ नहीं आता। जीनो से पूछता है कि अब वो क्या करेंगे। सिसाइल कहता है जहां तक मेरी फियांसे बनने की बात है तो उसमें रॉयल्टी के साथ रहने की बेसिक मैनर्स भी नहीं है, और उसकी काफी बातें और एक्शन तो मुझे समझ भी नहीं आते, और शायद यही चीज है जो उसे इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। मैं कुछ वक्त उसे ऑब्जर्व करना चाहूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं बस उसे सही रास्ते पर ले आऊंगा। ये सब सुनकर जीनो कहता है लगता है आप ये सब काफी एंजॉय कर रहे हैं। सिसाइल कहता है ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी बुरी नहीं है, अक्सर मैं जो भी ट्राई करता हूँ उसे मैं पहली बार में ही सीख जाता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये दुनिया काफी बोरिंग सी हो गई है। एक तरीके से मेरी नजर में दुनिया ने अपना रंग ही खो दिया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे बेर्शिया को समझने में मजा आए। इसके बाद एक साल बीत जाता है और जीनो मिस बेर्शिया का एक मैसेज लेके आता है। जीनो कहता है योर हाइनेस उस मैसेंजर की रिपोर्ट आ गई है। लेडी बेर्शिया ने पिछले 1 साल से खुद को कमरे में बंद करके रखा है, अब तो ये सच में चिंता की बात लग रही है। सिसाइल शांति से कहता है मैं लगातार लोगों को भेजता रहा हूँ ये देखने के लिए कि वो कैसी है, और सच में वो काफी अच्छी है। ये सुनकर जीनो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है फिर उन्होंने खुद को इतना अलग क्यों कर लिया। सिसाइल कहता है जब तुम उसे देखोगे तब तुम खुद ही समझ जाओगे, वो बहुत जल्द सबके सामने आने वाली है। और फिर कुछ दिन बाद प्रिंस सिसाइल और जीनो बेर्शिया के घर पहुंचते हैं। बेर्शिया उनका स्वागत करते हुए कहती है काफी टाइम हो गया योर हाइनेस, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं हूँ बेर्शिया विल नोचेस, आपकी फियांसे। उसे देखकर सिसाइल भी अंदर ही अंदर
सोचता है ये तो काफी बदल गई है, उसकी पर्सनैलिटी काफी चेंज हो गई है। लगता है रिपोर्ट्स बिल्कुल सही थी कि वो अपना वजन घटा रही है। बेर्शिया एकदम उसके करीब पहुंच जाती है और कहती है कहीं आपने मुझे कोई और तो नहीं समझ लिया था, आप मुझे पहचान ही नहीं पाए है ना। तभी उसके फादर अचानक उसके सर पे मुक्के मारते हैं और कहते हैं बेर्शिया ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा क्राउन प्रिंस के साथ। योर हाइनेस मेरी बेवकूफ बेटे की बदतमीजी के लिए माफ करना। सिसाइल कहता है प्लीज की बात को दिल पर मत लीजिए, मुझे तो ये काफी बचकानी और ऑनेस्टली काफी क्यूट लग रही है। ये सुनते ही बेर्शिया का फेस लाल हो जाता है और वो हिचकिचाते हुए कहती है योर हाइनेस क्या आप वो एक बार फिर से कह सकते हैं वो जो आपने मुझे क्यूट कहा था। ये सुन के उसके फादर सीरियस होकर बोलते हैं बेर्शिया उनकी शकल पर मत जाना, क्राउन प्रिंस की आंखों में कभी मुस्कान नहीं होती, उनके पास इतनी फीलिंग्स नहीं है कि वो किसी प्यारी चीज पर प्यार जताए, वो काफी कठोर इंसान है, तुम मेरे प्यार से ही काम चला लो। ये सुनकर जीनो भी हंसने लगता है और सिसाइल अंदर ही अंदर सोचता है मुझे नहीं लगता मार्कस को ये एहसास भी है कि अभी जो उन्होंने कहा वो मिस बेर्शिया से भी ज्यादा रूट था। इसके बाद दोनों साथ में चाय पीते हैं। प्रिंस सिसाइल कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक खास केक लाया हूँ। ये सुन के बेर्शिया खुश हो जाती है लेकिन साइड में खड़ी मेड उसे इशारे से मना करती है। तब बेर्शिया को याद आता है कि वो डाइट पर है और वो उदास हो जाती है। सिसाइल कहता है वैसे 0 शुगर केक है, तुम चाहो तो उसे खा सकती हो। ये सुनते बेर्शिया खुश हो जाती है और तुरंत केक टेस्ट करती है। सिसाइल अपने मन में सोचता है मुझे लगा था वो एक स्ट्रॉन्ग और नोबल फ्लावर ऑफ इविल बनने की कोशिश कर रही है लेकिन वो तो बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। फिर वो कल होने वाली पार्टी के बारे में बात करते हैं। बेर्शिया एक्साइटेड होकर बोलती है कल की पार्टी में एक फर्स्ट रेट विलेन्स के रूप में पूरी शान के साथ आपकी पार्टनर होने का फर्ज निभाऊंगी योर हाइनेस। सिसाइल कहता है ये तो अच्छी बात है लेकिन वो उसे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज सबसे छुपाने के लिए बोलता है। जब बेर्शिया पूछती है कि क्यों तो समझाता है कि हाई सोसाइटी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए फ्लावर ऑफ इविल को सबके सामने रिवील नहीं करना चाहिए। ये सुनकर बेर्शिया और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है दुश्मनों को चुपके से हराना फर्स्ट क्लास होता है और ज्यादा बोल के खुद की कब्र खोद लेना थर्ड क्लास। मैं समझ गई, मैं गेम वाली बेर्शिया से अलग हूँ, मैं एक खूबसूरत और नोबल फ्लावर ऑफ इविल बनूंगी। सिसाइल कहता है अच्छा हुआ तुम समझ गई, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद वो गलत सोच रही है। फिर सिसाइल कहता है कि कल उसका 11th बर्थडे है और वो खुश है कि बेर्शिया भी उसके साथ सेलिब्रेट करेगी। सुन के बेर्शिया को एक इंपॉर्टेंट बात याद आती है। वो कहती है कि जब वो 10 साल की होगी तब गर्मियों में एक महामारी फैलेगी, उसकी मॉम भी उसी में बीमार पड़ जाएंगी और उनका इलाज ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। वो बताती है कि लियोना लीफ जो मेडिसिन के लिए जरूरी है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसके फादर ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो उन्हें नहीं मिली और इसी वजह से उसकी मॉम की डेथ हो जाएगी। ये सुन के सिसाइल कहता है ये सब तो 1 साल बाद होने वाला है, तुम चाहो तो इसे बदल सकती हो। बेर्शिया कहती है अगर ऐसा किया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा और शायद उसका असर सिसाइल पर भी पड़े, लेकिन सिसाइल इस बात पर ध्यान नहीं देता, उसे रुमाल देता है और कहता है मैं तुम्हारा फियोंसे हूँ, अगर तुम्हें कभी भी परेशानी हो तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। इसके बाद 1 साल बीत जाता है और सिसाइल और जीनो फिर से बेर्शिया के घर जाते हैं। बेर्शिया गुस्से में कहती है आप बहुत बुरे हैं। सिसाइल कहता है शायद मुझे माफी मांगनी चाहिए और उसे पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया। बेर्शिया गुस्से में कहती है आज मेरा 10वां बर्थडे है, मैं उस महामारी के लिए कुछ करना चाहती थी लेकिन आप बस लेटर्स में सब ठीक है लिखते रहे, मैं करती भी तो क्या करती। सिसाइल शांति से कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतनी परेशान होगी और वो उससे माफी मांगता है। फिर वो समझाते हुए कहते हैं लेकिन सच में सब कुछ ठीक है, इसलिए मैंने लेटर्स में भी यही लिखा था। बेर्शिया कंफ्यूज होकर कहती है कि उसने लियोना लीफ ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली और गर्मी में वो बीमारी फैली भी नहीं, इसी वजह से उसकी मॉम अब ठीक है। सिसाइल उसे शांत करते हुए कहता है एपिडेमिक वैसे ही स्टार्ट हुआ था जैसा तुमने बताया था, बस फर्क इतना था कि वो जल्दी खत्म हो गया। फिर वो एक्सप्लेन करता है मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का यूज करके बीमारी का पता लगा लिया और उसकी मेडिसिन बना ली। जैसे ही बीमारी फैलना शुरू हुई वैसे ही पेशेंट को तुरंत इलाज भी मिल गया। ये सुनकर बेर्शिया काफी शॉक होती है और तुरंत उससे पूछती है कि आखिर आपका मतलब क्या है। सिसाइल उसे शांत करता है और कहता है कि तुमने ही तो मुझे इसके बारे में बताया था। फिर वो उसे बाहर ले जाके समझाता है कि 1 साल पहले जब तुमने मुझे अपने फ्यूचर के बारे में बताया था तभी से मैंने उस बीमारी और उसके इलाज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। मैंने अपने फादर से ग्रीन हाउस यूज करने की परमिशन ली ताकि मैं लियोना लीफ को ग्रो कर सकूं और लाइब्रेरी में जाकर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। कुछ वक्त बाद में लियोना लीफ को सक्सेसफुली ग्रो कर लिया। जब मेरे पास पूरा प्लांट आ गया तब मैंने उससे मेडिसिन बनाने की कोशिश की लेकिन उससे पहले मुझे उस बीमारी के सिम्टम समझने थे, इसलिए मैंने तुमसे उसके बारे में पूछा। फिर मैंने मेडिसिन और फार्मेसी के एक्सपर्ट्स की नॉलेज का यूज किया और आखिरकार मैंने उस बीमारी का पता लगा लिया और उसका इलाज भी तैयार कर लिया। दवाई देखकर जेनो कहता है कि आपने तो इसे काफी जल्दी बना लिया। सिसाइल कहता है कि बनाना तो ठीक है लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये काम करेगी भी या नहीं क्योंकि अभी तक कोई पेशेंट मिला ही नहीं है। जब जीनो पूछता है कि अब आप क्या करेंगे तब सिसाइल एक प्लान बताता है। उस प्लान के अकॉर्डिंग वो प्रिटेंड करेगा कि उसे एक बीमारी में इंटरेस्ट है और इसके लिए वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स को पैलेस में बुलाएगा। फिर डिस्कशन के थ्रू वो धीरे धीरे डॉक्टर को डिसीज, लियोना लीफ और उसके कनेक्शन की तरफ गाइड करेगा ताकि डॉक्टर खुद इंटरेस्ट ले और इलाज डेवलप करे। पहली बार में डॉक्टर को समझ नहीं पाता और वहां से चला जाता है लेकिन सिसाइल को यकीन होता है कि वो जल्दी समझ जाएगा। कुछ महीनों बाद डॉक्टर वापस आता है और इस बार वो प्रिंस की बातों को समझ लेता है। वो लियोना लीफ और डिसीज को कनेक्ट करता है और फिर कुछ समय बाद पहला पेशेंट मिलता है जिसका वही डॉक्टर सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करता है। सिसाइल अपने मन में सोचता है कि जब सच में पेशेंट मिला था तब वो भी थोड़ा
सरप्राइज हो गया था क्योंकि उसे बेर्शिया की बातों में पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन इस प्रोसेस में उसने काफी कुछ सीखा। डॉक्टर को गाइड करने में डिफिकल्टी और बेर्शिया को इतना परेशान करना, ये सब उसकी अपनी कमियां थी। जब वो ये सब बेर्शिया को बताता है तो वो पूछती है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। सिसाइल कहता है कि तुम परेशान थी और मैं अपनी फियांसे को ऐसे परेशान कैसे छोड़ सकता था। बेर्शिया हैरान होकर कहती है कि एक 11 साल का बच्चा इतना सब कैसे कर सकता है। सिसाइल कहता है कि वो एक क्राउन प्रिंस है, इसलिए उसके लिए ये सब करना मुश्किल नहीं था। ये सुनकर बेर्शिया और भी हैरान हो जाती है और दूर खड़ा जीनो अपने मन में सोचता है कि एक नॉर्मल क्राउन प्रिंस के लिए ये सब करना सच में मुश्किल होता। सिसाइल अंदर ही अंदर सोचता है तुम इतने दूर हो फिर भी मुझे तुम्हारे मन की आवाज सुनाई दे रही है। बेर्शिया कहती है कि सच में ये सब इतना आसान था, लेकिन फिर वो कहती है कि शायद उसे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था। वो जीनियस है जिसे लोग एंड्रॉइड प्रिंस कहते हैं। सिसाइल बस इतना कहते हैं कि अब तुम्हारी मॉम और बाकी सब लोग सेफ हैं तो सब ठीक है। इसके बाद सिसाइल उसे एक और गिफ्ट देता है, एक पेंडेंट जिसमें एक यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। वो बताता है कि लाइब्रेरी में उसे एक सीक्रेट जगह मिली थी जहां से उसे इसका फॉर्मूला मिला और क्योंकि बेर्शिया फ्यूचर में उसकी वाइफ बनेगी इसलिए ये उसकी सेफ्टी के लिए है। बेर्शिया इमोशनल होकर उसे थैंक यू बोलती है और कसम खाती है कि वो एक ऐसी विलेनेस बनेगी जो उसके एहसान का बदला चुका सके। वो तो अपने फादर को भी बुरा बनाने की बात करती है। सिसाइल कहता है शायद तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि एक अच्छे चांसलर को खोना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन बेर्शिया उसकी बात सुनती नहीं है। वो कहती है कि वो एंश्योर करेगी कि प्रिंस और हीरोइन को हैप्पी एंडिंग मिले। सिसाइल सोचता है ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रही, लेकिन फिर भी ये सब काफी एंटरटेनिंग है। इसके बाद हमें अगले एपिसोड के लिए कोई नई लड़की देखने को मिलती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।